आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 3rd चैप्टर जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना रूल कैसे स्टार्ट किया। तो हम शुरू करते हैं। ऑन 12 अगस्त 1765 में हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि जो मुग़ल एम्पायर था वो ख़त्म हो चुका था और जो सारा जो अब रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बंगाल के वो दीवान बन गए थे और जब वो बंगाल के दीवान बने तो उन्होंने उनकी सारी टेरिटरीज़ को रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें उनने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने न्यू रिसोर्सेज यूज़ करने लगे वो इंडिया के, और जो राइट्स थे पीपल को उनको फिर से चेंज किया। उन्हें कुछ राइट्स नहीं दिए, कुछ दिए, और वही वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते थे अगर वो चाहते। अगर वो नहीं चाहते थे तो वहाँ पर कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती थी। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपने राइट्स तो मिल गए थे दीवानी के, तो इसलिए वो एक्सट्रैक्शन करने लगे, मतलब मिनरल्स और रिसोर्सेज ढूंढने लगे और उनको अपने लिए यूज़ करने लगे। लेकिन इन सब से वो सिर्फ ट्रेडर्स बन रहे थे, वहाँ के रूलर्स नहीं बन रहे थे। वो फिर 1865 से पहले वो गुड्स लेते थे इंडिया में और इंपोर्ट करते थे गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से। तो अब जो थे वो बंगाल से रेवेन्यू भी कलेक्ट करने लगे और गुड्स भी एक्सपोर्ट करने लगे। तो बंगाल में थी बहुत क्राइसिस होगी क्योंकि वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्हें कुछ मिलता नहीं था। वो क्रॉप्स ग्रो करते थे लेकिन उनके बजाय उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि हाफ से भी हाफ मिला जाता था उनको। तो जो एग्रीकल्चर था वो इतना अच्छे से नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत थी। तो इसलिए क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो वो इंट्रोड्यूस किया 1793 में, किसके अंडर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर। तो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके। ज़मींदार जो थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू और वो इन्वेस्ट करते थे मनी अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और वो ये नहीं देखते थे कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, वो कैसे ग्रो हो रही है, बट नहीं, उनको सिर्फ अपने लिए रेवेन्यू चाहिए था और सिर्फ मनी के लिए वो जो कर रहे थे सारी कलेक्शन कर रहे थे। जो राजा और तिलकदार थे उनको अब ज़मींदार कहा जाता था और वो उनके अंदर ग्रीड और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो लैंड रिसोर्सेज को बस ख़त्म करे जा रहे थे और उनको सॉइल से कोई लेना देना ही नहीं था, वो बस अपना एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करना चाहते थे। तो इसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। जो ज़मींदार से उनको ब्रिटिशर्स ने कह दिया था अगर वो रेवेन्यू नहीं देंगे तो उनको अपनी ज़मींदारियाँ, मतलब उनको अपना लैंड जो है वो देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। तो ज़मींदार से उनको लैंड से कोई लेना देना नहीं था, वो बस अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते थे। लेकिन उसकी वजह से जो थी वो प्रोडक्शन भी कम होने लगी, क्योंकि अब जब लैंड ही फर्टाइल नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी। लेकिन जैसे क्रॉप्स का जो लैंड है वो इंक्रीज़ होने लगा, जो प्राइजेस थे क्रॉप के 19th सेंचुरी में वो भी बढ़ने लगे, तो ब्रिटिशर्स को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था इसकी वजह से। तो इसलिए वो बहुत ही मतलब टेंस हो गए थे कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अब लेस कलेक्शन और थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा अब कोई और मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो उन्होंने 2 और मेथड यूज़ किए जो थे महालवारी मेथड और रॉयल्टी सिस्टम। तो अब ब्रिटिशर्स को तो ज़्यादा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो इसलिए 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कई सारे ऑफिसर्स ने ये मतलब वो मान गए थे कि अब हमें कोई और सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और प्रॉफिट गेन करने के लिए, क्योंकि अब उस जो पहले परमानेंट सेटलमेंट वाला उन्होंने यूज़ किया उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एन इंग्लिशमैन जिनका नाम था हॉल्ट मैचाइनसी, उन्होंने एक न्यू सिस्टम बनाया जो 1822 में स्टार्ट किया गया। ये सिस्टम नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको बोला गया था महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम के अंडर जो रेवेन्यू था वो ज़मींदार कलेक्ट नहीं करता था, वो कलेक्ट करता था विलेज का हेडमैन जिसको महाल कहते थे। ये रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे देता था और ये सिस्टम सबसे पहले सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट। अब जो मेथड आ गया था वो था मुरौन सिस्टम। जैसे कि नॉर्थ में जो था वो
दूसरा सिस्टम यूज़ किया तो उनने साउथ में मुरॉन सिस्टम यूज़ किया। तो मुरॉन सिस्टम में क्या था, ये साउथ में स्टार्ट किया गया और इसको ज़्यादा बोला क्या जाता था रोथ वॉर या रियथ वॉरी। जो इसका इनिशिएटिव लिया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने और थॉमस मुरॉन ने। तो ये पूरे साउथ इंडिया में एक्सटेंड किया गया। इस सिस्टम के अंडर जो रॉयट्स थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और वो फिक्स्ड प्रॉपर असेसमेंट होती थी इंडिविजुअल लैंड की। मतलब एक लैंड पे जो इंसान है वही देता था, उसकी जगह मतलब जैसे और लोग काम नहीं करते थे, एक ही इंसान जो था एक लैंड पे काम करता था। जो थे ब्रिटिशर ऑफिसर्स खुद ही वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जैसे पहले जो राजास और कॉमन पीपल जो होते थे, इंडिया के पीपल, उनको भी दिया जाता था, लेकिन इस सिस्टम में सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स ही कलेक्ट करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो बस एक ही उनका डिज़ायर था कि वो बस रेवेन्यू इंक्रीज़ करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन ऐसा करने से जो इंडियंस थे, खास जो पीसेंट्स थे, उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा था वो, क्योंकि वो दे नहीं पा रहे थे इतना ज़्यादा रेवेन्यू। तो इसकी वजह से जो विलेजेस थे वो बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड हो गए, और जो पीसेंट्स थे उनको अपनी अपनी जगह छोड़नी पड़ी और कहीं और प्लेसेस पे जाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ही क्लैश हो गया था और बहुत ही प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर थी जो यूरोप की क्रॉप्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब वो अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज़ करेंगे ओपियम और इंडिगो ग्रो करके, जिनकी हाईली डिमांड थी यूरोप में। इंडिया में इनकी डिमांड कम थी, बट यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो इंडिगो है वो डाई करने के लिए, मतलब कलर करने के लिए यूज़ होता है। जो ब्रिटिशर्स थे उनने फोर्स किया पीसेंट्स को कि वो जूट, टी, शुगर केन, वीट, कॉटन और राइस ग्रो करें। तो इसकी वजह से वो उनको फोर्स कर रहे थे कि वो ग्रो करें। इंडिगो की जो बहुत ही हाई डिमांड थी यूरोप में, तो इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए 3 कतिया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। जो कैश क्रॉप यानी ओपियम और इंडिगो की कल्टीवेशन की वजह से जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड जो था पीसेंट्स के पास बचा नहीं था, क्योंकि इनको बहुत ही फर्टाइल लैंड चाहिए होता, वाटर चाहिए होता। तो इसकी वजह से जो थी बाकी सारी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लैंड बचा नहीं था, इसकी वजह से जो थी क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो गई। तो कलर्स की कोई हिस्ट्री हम जानते हैं कि हम कितने सारे कलर्स देखते हैं, तो कलर्स की भी हिस्ट्री है। जो रिच ब्लू कलर है इंडिगो से बनाया जाता था। इंडिगो कहाँ पर ग्रो किया जाता था? इंडिया में। और ये स्पेशली यूज़ किया जाता था यूरोप में डाइंग पर्पस के लिए, मतलब कलर करने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर यानी सप्लायर कौन था इंडिगो का? वो था इंडिया 19th सेंचुरी में। जो इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए ब्रिटिशर्स जो पुअर फार्मर थे उनको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता था, उनको फर्टाइल लैंड चाहिए पड़ता था, उनको वाटर की यूज़ होती थी, बहुत सारी चीज़ों की यूज़ होती थी, लेकिन उनको उसमें से बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता था। सारा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स ले जाते थे, इसकी वजह से जो थे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो अब हमें रीज़न बताना कि इंडिया का इंडिगो ही क्यों यूज़ होता। तो 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो था वो यूज़ होने लग गया था कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डाई करने के लिए क्लॉथ को इंडिया, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में। जो इंडिगो था वो बहुत ही रिच ब्लू कलर देता था, लेकिन पहले और भी यूज़ किए जाते थे। वोल्ट का प्लांट यूज़ किया जाता था, लेकिन उसका कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, बहुत ही डल और पेल होता था। तो इसकी वजह से इंडिया का इंडिगो यूज़ होने लग गया। इंडिगो की प्लांटेशन थी वो नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको में भी होती थी, लेकिन तो World War I चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉलोनीज़ बन चुकी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे ही डिपेंड कर रहे थे इंडिगो की एक्सपेंशन के लिए। जो इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, अच्छी इंडस्ट्रीज़ थी। तो इंडिगो की डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स इंग्लैंड पे ज़्यादा वो डिपेंड नहीं थे, वो डिपेंड थे उनकी कॉलोनीज़ पे, जैसे अफ्रीका, इंडिया, ये इन पर ही वो ज़्यादा डिपेंड। तो इंडिगो की वजह से फार्मर्स को, पीसेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जो रॉयल्टी सिस्टम था उसमें जो थे ब्रिटिशर्स कहते थे कि इंडियंस पीसेंट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर क्या होता था, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था उसको एडवांस में कैश मिल जाता था, और वो लो इंटरेस्ट पे
इंडिगो को प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन जो पीसेंट थे उनको बहुत ही कम प्राइस मिलता था और सारा प्रॉफिट तो इन ब्रिटिशर्स ही ले जाते थे। ऊपर से उनके ऊपर इतना सारा लोन होता था, तो वो क्या कर सकते थे। फिर जब इंडिगो जो था वो हार्वेस्ट हो जाता था, वहाँ पे कोई और क्रॉप ग्रो ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंडिगो को बहुत ही फर्टाइल सॉइल चाहिए होती थी। तो इंडिगो को ग्रो करने के बाद जो थी सॉइल की फर्टिलिटी कम, तो एक रेबिलियन हुई जिसको बोलते थे ब्लू रेबिलियन। और उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1859 में बहुत सारे रॉयट्स हुए जो बंगाल में, उन्होंने इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया क्योंकि रेबिलियन हो गई थी। तो इंडियंस ने जो रेंट देते थे ब्रिटिशर्स, वो लेना मना कर दिया और उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज़ के ऊपर अटैक कर दिया। अब उन्होंने स्वॉन कर लिया था, मतलब कसम खा ली थी कि अब वो कोई एडवांस नहीं लेंगे ब्रिटिशर्स से और उनके लिए काम नहीं करेंगे। जो इंडियंस थे वो अपना भी कुछ करना चाहते थे। तो इन बिहार में चंपारण मूवमेंट चलाई गांधी जी ने 1917 में, जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। उसके बाद उन्होंने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडिगो की प्रोडक्शन के लिए, ताकि इंडिगो की प्रोडक्शन कम हो और तनकतिया सिस्टम जो है वो बंद हो जाए, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम है। इस चैप्टर के मैच थे फॉलोइंग। तो पहला है रॉयट जो थे उनको पीसेंट्स को कहा जाता। महाल जो विलेज में होता है। नीच मतलब कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, अपनी लैंड पे कल्टीवेट करना। रॉयटी मतलब कल्टीवेशन ऑन रॉयट्स लैंड, मतलब किसी और के लैंड पे कल्टीवेट करना। फिर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या थी? ये लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए हुआ था। ये 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। राजा और तुलकदार्स को उन्होंने ज़मींदार बना दिया था। ये कलेक्ट करते थे रेवेन्यू पीसेंट्स से और फिर ब्रिटिशर्स को दे देते थे। और इन ज़मींदार्स ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए सोचा और इसकी वजह से जो थी लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई और जो पीसेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट नहीं मिला। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, महालवरी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में डिफरेंस। जो महालवरी सिस्टम था उसको हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लाया था और परमानेंट सेटलमेंट को लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ये इसका जो एपी सेंटर था वो विलेज, मतलब मोस्टली इसको विलेज में ही यूज़ किया जाता था, लेकिन परमानेंट सेटल हर एक जगह यूज़ होती थी, उसका कोई ऐसे मेन सेंटर नहीं था। विलेज में महालवरी सिस्टम को महाल कहते थे और परमानेंट सेटलमेंट का ऐसा कोई नेम नहीं। तो महालवरी सिस्टम में जो था वो रेवेन्यू जो था वो चेंज होता रहता था, लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट में थी उसमें रेवेन्यू एक बार डिसाइड कर लिया था तो वो फिक्स ही था। जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको जो कलेक्ट करते थे उनको ज़मींदार बोलते थे, जो राजा और तुलकदार थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो उसको महालवरी सिस्टम में जो थे वो विलेज का हेडमैन कलेक्ट करता था, जिसको बोलते थे महाल जो था वही कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। मोरोन सिस्टम की वजह से क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे उनमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे, जो कि जो पीसेंट्स है वो नहीं दे पा रहे थे और इसकी वजह से जो विलेजेस के पीपल थे उनको बहुत प्रॉब्लम होने शुरू हो गई थी। फिर 6th क्वेश्चन है कि जो रॉयट्स थे वो वाई वर रॉयट्स प्लान टू ग्रो इंडिगो। उनने इंडिगो ग्रो करना इसलिए नहीं चाहते थे वो, क्योंकि जो थे उनको बहुत ही लो प्राइसेस मिलते थे इंडिगो ग्रो करने के। इंडिगो ग्रो करने से उनके ऊपर सिर्फ लोन ही बढ़ता जा रहा था, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। जो इंडिगो ग्रो करने से उनकी लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही थी, क्योंकि अगर वो कोई और क्रॉप ग्रो करके भी अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि उनका सारा लैंड जो था फर्टिलिटी उसमें चली जाती थी इंडिगो में। तो ये था आज का चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड।